जय श्री कृष्ण सबको। डे 33 एंड हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आगे वाला पार्ट, मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो लॉरेंट्ज फोर्स हम लोग ने ख़त्म किया था एंड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर बेटा थोड़ा बहुत रोटेशन लगेगा, तो ज़्यादा नहीं है, बस तुम्हें रोटेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कोई चीज़ मूव कर रही है तो ओमेगा आएगा उसके अंदर। ठीक है, बस इतना इतना दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, भाई इतना भी पता हो तो। We will now consider in great detail तो motion in a magnetic field है टॉपिक का नाम। We will now consider in greater detail the motion of a charge moving in a magnetic field। तो कैसे एक चार्ज मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में वो पूरा देखने वाले हैं। We have learned in mechanics that a force on a particle does work if the force has a component along the direction of motion of the particle. In the case of motion of a charge in a magnetic field, the magnetic force is perpendicular to the velocity of the particle, so no work is done and no change in magnitude of the velocity is produced। कितना प्यारी चीज़ हो गई ना बेटा, क्योंकि वर्क कब होता है? जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो या ऑपोजिट में। यहाँ पर दोनों ही परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फोर्स आप लोग का परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है, मतलब डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में और जिस डायरेक्शन में आप लोग की मैग्नेटिक फील्ड है वही परपेंडिकुलर है, मतलब वर्क ही नहीं है। मज़ा आ गया यार। और क्या चीज़ लाइफ में, वर्क डन ज़ीरो हो गया। ठीक है, सो नो वर्क इज़ डन एंड नो चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज़ प्रोड्यूस। लेकिन पहले से ही बता दूँ, अगर इतना ही आसान होता तो लिखा क्यों होता। ठीक है, सो अब बात करते हैं बेटा, दो द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम में बी चेंज। ठीक है, मोमेंटम का डायरेक्शन क्यों चेंज होती रहेगी? क्योंकि वेलोसिटी आप लोग की चेंज होती रहेगी। किसी भी पॉइंट पर अगर आप लोग की वेलोसिटी का कंपोनेंट थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है तो आप लोग की मोमेंटम भी चेंज होता रहेगा डायरेक्शन वाइज। नोटिस दैट दिस इज अनलाइक द फोर्स ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो हम लोग ने कितनी मेहनत की थी, पोटेंशियल ढूंढा था, वर्क डन। ठीक है, विच कैन हैव अ कॉम्पोनेंट पैरेलल टू मोशन एंड दस कैन ट्रांसफर एनर्जी इन एडिशन टू मोमेंटम। We shall consider motion of a charged particle in a uniform magnetic field. First consider the case of V perpendicular to B. ठीक है, the perpendicular force Q V cross B acts as a centripetal force and produces a circular motion perpendicular to the magnetic field. The particle will describe a circle if V and B are perpendicular to each other. तो यहाँ पर बेटा अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, जो फोर्स है आप लोग का वो सेंट्रिपिटल लगेगा। फोर्स, अभी हम लोग वर्क डन की बात नहीं कर रहे, अभी हम लोग फोर्स की बात कर रहे हैं। समझेंगे कि कैसे। मैग्नेटिक फील्ड देखो बेटा, ये डायग्राम आप लोग को देखना है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, क्रॉस है, ठीक है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। आप मेरा ये वाला हाथ अगर आप लोग ऐसे देख पा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, वेलोसिटी ऐसे। ठीक है, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसे, आपस में दोनों परपेंडिकुलर हो गए। जब ये दोनों परपेंडिकुलर हुए तो हम लोगों ने बेटा, जब भी आप लोग ने मतलब कोई भी अब ये ऐसे ऐसे लगेगा आप लोग का। ठीक है, अब मतलब मैं इधर लेफ्ट हैंड रूल अभी नहीं लगा रहा, बट आप बस एक बेसिक सा लॉजिक लगाओ। वी आप लोग का पॉजिटिव वाई है, वी आप लोग का पॉजिटिव वाई है, बी आप लोग का अगर आप लोग का पॉजिटिव के है। ध्यान से देखना, इसको वेक्टर के टर्म में समझो। ठीक है, ये आप लोग का सॉरी पॉजिटिव जे है प्लस वाई एक्सिस। ठीक है, ये पॉजिटिव जे, अंदर जाने वाला पॉजिटिव के, तो जे क्रॉस के क्या होता है बेटा? प्लस आई, तो आई इधर। अब आप लोग बोले भाई आई इधर कैसे आया? बेटा मैंने के भी तो अंदर वाला पॉजिटिव लिया है, के भी तो मैंने अंदर वाला पॉजिटिव लिया है। एक्चुअल में के बाहर वाला पॉजिटिव होता है ना। जो अगर आप लोग एक कॉर्नर लेते हो तो आप लोग क्या बोलते हो, जो एक्स जो वाई ऊपर और जो एक्स जो जेड होता है जो बाहर की तरफ आ रहा है वो आप लोग पॉजिटिव डायरेक्शन लेते हो। क्योंकि इधर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में अंदर वाला ले रहा हूं तो ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, या फिर बेस्ट है ये जे है वो माइनस के है, आंसर आप लोग का माइनस आई आएगा। माइनस आई इस डायरेक्शन में फोर्स लग गया। सिमिलर बेसिस पर तुम इधर देखोगे तो फोर्स टूवर्ड्स द बेटा बार बार सेंटर लग रहा है। मेन कॉन्सेप्ट बस इतना समझना है कि फोर्स जो लग रहा है वो टूवर्ड्स द सेंटर लग रहा है हमेशा। एंड जब जब फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर लगता है तो वो कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अगर बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स है तो आप लोग ने सेंट्रीपिटल फोर्स की हमेशा वैल्यू सीखी हुई है कि अगर कोई भी चीज़ के पास मास होगा और उसके पास वेलोसिटी है तो mv² बाय आर सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू होगी।
तो यहाँ से बेटा आप लोग को एक क्लैरिटी मिल रही है कि हम लोग अगर मेरा एफ मैग्नेटिक मतलब फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है, मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ एफ मैग्नेटिक विल बी इक्वल टू एफ सेंट्रीपिटल। एफ मैग्नेटिक कितना है, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, अगर अगर थीटा 90 है तो मैं ऑब्वियसली साइन थीटा कंसिडर नहीं करूँगा, लेकिन अगर थीटा 90 नहीं है तो क्यू वी बी इंटू साइन थीटा विल बी माई एफ मैग्नेटिक, माई एफ सेंट्रीपिटल विल बी एम वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से बेटा क्यू वी बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर एक रिलेशनशिप आ गई। यहाँ से एक आप लोग का वी वी कैंसिल आउट हो जाएगा और फिर आप लोग प्रूफ करोगे। बेटा यही प्रूफ आया था आप लोग के इस साल के बोर्ड्स के एग्जाम में। लोगों को फिर भी हार्ड लगा था। ठीक है, द पार्टिकल विल डिस्क्राइब अ सर्कल इफ वी एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बट जैसे कि मैंने बोला अगर वी बी परपेंडिकुलर नहीं है तो साइन थीटा का कंपोनेंट बार बार चेंज होता रहेगा। मतलब आपका पार्टिकल एक साइन वेव की तरह मूव करेगा, साइन पर डिपेंड करेगा। थीटा अगर 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, 4 डिग्री हो तो उसकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहेगी। जब ऐसे में आप लोग की बेटा वैल्यू बार बार चेंज होती है तो जो पाथ हम लोग फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं हेलिक्स। हेलिक्स मतलब स्पाइरल शेप्ड पाथ। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, जैसे आप लोग की स्प्रिंग होती है ना, उस टाइप के पाथ को हम लोग बोलते हैं हेलिक्स पाथ। ठीक है, तो वो पाथ फॉलो होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अगर आप लोग का बेटा एक थीटा कंपोनेंट आ रहा है तो थीटा कंपोनेंट विल गिव यू टू थिंग्स। वन, वेलोसिटी विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, आगे डालने वाली। खुद सोचो ना बेटा, अगर आप लोग का एक वेक्टर ऐसे इंक्लाइंड है तो उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक स्लीपिंग एक स्टैंडिंग। ठीक है ना, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है कि वर्टिकल कंपोनेंट। जो कंपोनेंट मेरा v क्रॉस b प्रोड्यूस करेगा वो कंपोनेंट हमेशा सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करेगा। अभी अभी हमने देखा कि जो कंपोनेंट मेरा बेसिकली वेलोसिटी का जो कंपोनेंट मेरा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड हो वो हमेशा सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करेगा, और जो कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो तो खुद सोचो वो आपको आगे पुश करता रहेगा, आगे पुश करता रहेगा, आगे पुश करता रहेगा ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ मतलब मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में, मतलब आप धक्का देते जा रहे हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली बेटा ऐसे दो कंपोनेंट मिलेंगे, एक जो आपको आगे मूव करवाएगा, एक जो आपको सर्कुलर मोशन में मूव करवाएगा। और यही तो कॉन्सेप्ट था बेटा रोटेशन का। जब एक ही मोशन में ट्रांसलेशन प्लस सर्कुलर लग रहा है मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर रोटेशन की डेफिनेशन भी समझ में आई बेटा तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई आज तुम्हारे लिए। आगे भी बढ़ रहा है, एक कंपोनेंट मुझे आगे धक्का देगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, मैं घुसता जाऊंगा उसके ही डायरेक्शन में अंदर जाता जाऊंगा, और एक मुझे बेटा हमेशा सर्कुलर मूव करवाते जाएगा। जब दोनों चीज़ें साथ होती है तभी तो बेटा हम लोग बात करते हैं रोटेशन। व्हील क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है ना, आगे भी बढ़ रहा है, सर्कुलर भी है, तो इसको बोलते हैं बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन। एंड जब रोटेशन लग रहा है मतलब तब ओमेगा आएगा इनटू कंसिडरेशन, वेयर ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी, या फिर आप लोग ये क्या बोलते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा से ओमेगा इज इक्वल टू v बाय आर आप लोग ढूंढ सकते हो। ठीक है, तो अब बस आ जाओ प्रूफ पर। ये बस मुझे कॉन्सेप्ट समझाना था, इतना समझ में आ गया ना, ये खत्म हो गया। था क्या, मुझे बताओ क्या पढ़ा? कुछ भी तो नहीं पढ़ा, सिर्फ दो चीज़ें पढ़ी। परपेंडिकुलर है तो भाई सेंट्रीपिटल लगेगा, क्योंकि आप लोग ने देख लिया फोर्स हमेशा डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर लग रहा है, समझ में आ गया। जब वी एंड बी परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर, जब वी एंड बी परपेंडिकुलर नहीं है मतलब साइन थीटा वाला कंपोनेंट है तो हेलिक्स, मतलब सर्कुलर भी कर रहा है आगे भी बढ़ रहा है। खत्म हो गया टॉपिक, इतना सही था। ठीक है, if velocity has a component along b, this component remains unchanged as the motion along the magnetic field will not be affected by the magnetic, this component remains unchanged. This component remains unchanged as the motion along the magnetic field will not be affected by the magnetic field. The motion in a plane perpendicular to B has before a circular one, thereby producing a helical motion. तो देख लो बेटा, हेलिकल मैंने अभी जैसे बताया, जो कंपोनेंट आपका B के डायरेक्शन में वो आपको सिर्फ आगे पुश कर रहा है, वेलोसिटी आगे, पार्टिकल से आगे जा रहा है, और जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा सर्कुलर पाथ प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है,
So you have already learned in earlier classes that if r is the radius, then centripetal force is mv square by r, acts perpendicular to the path towards the center of the circle and is called the centripetal force. If the velocity v is perpendicular to the magnetic field b, the magnetic force is perpendicular to both v and b and acts like a centripetal force. It has a magnitude qvb, equating the two expression for centripetal force. mv square by r is equal to qvb, which gives r is equal to mv by qb. जो अभी अभी मैंने बताया था, आप लोग के पास यहाँ पर r की वैल्यू आ गई. ठीक है. नेक्स्ट, फॉर द रेडियस ऑफ द सर्कल डिस्क्राइब्ड बाय द चार्ज पार्टिकल, द लार्जर द मोमेंटम द लार्जर इज द रेडियस एंड बिगर द सर्कल. तो यहाँ से आप लोग को पता लग रहा है आर इज इक्वल टू पी बाई क्यू बी भी आ रहा है. ठीक है, ये कुछ नहीं किया बेटा, वी से एक वी कैंसिल आउट किया है. ठीक है, लिखते जाओ बस तुम लोग ये चीज़. एफ सी इज इक्वल टू एफ बी. ठीक है, एफ सी एम वी स्क्वायर बाय आर, एफ बी क्यू वी बी, वी से वी कैंसिल, आर इज इक्वल टू एम वी बाई क्यू बी. मतलब जब जब मोमेंटम ज़्यादा तब तब आर ज़्यादा. ठीक है, मतलब जब जब वेलोसिटी ज़्यादा तब तक आर ज़्यादा, मतलब जब जब मास ज़्यादा तब तक आर ज़्यादा. तो ये सारी चीज़ें बेटा इंटरडिपेंडेंट हो गई. ठीक है, प्रोवाइडेड बी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट. तो बेटा इस पर क्वेश्चन क्या आते हैं, जनरली इस पर क्वेश्चन क्या आते हैं कि भाई आर किसका ज़्यादा होगा. अगर मैंने एक अल्फा पार्टिकल ले लिया, अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, सेम वेलोसिटी दे दी, वेलोसिटी का कंपोनेंट सेम है, चार्ज की वैल्यू बेटा चेंज हो जाएगी. इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर आप लोग क्यू ले रहे हो, प्रोटॉन का भी क्यू रहेगा, कोई टेंशन नहीं है. लेकिन अल्फा पार्टिकल का तो 2q हो जाएगा ना. मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू अगर चेंज ले लो तो लेकिन मास भी तो चेंज आ जाएगा. उसका मास अगर m ले रहे हो तो आप लोग का क्या बोलते हैं, प्रोटॉन का मास अगर m ले रहे हो तो आप लोग का ये अल्फा पार्टिकल का 4m हो जाएगा. तो अकॉर्डिंगली आप लोग को रेशियो ढूंढना है. अगर ये नहीं समझ में आया जो अभी अभी बोला, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आएगा करके बता दूंगा. ठीक है, अल्फा पार्टिकल पता है ना, हीलियम +2 है ना, बस उसकी बात कर रहा हूँ. ठीक है, चलो. लार्जर द मोमेंटम द लार्जर इज द रेडियस एंड बिगर द सर्कल डिस्क्राइब्ड. इफ ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी देन वी इज इक्वल टू ओमेगा आर. तो वी आप लोग का क्या हो गया बेटा, ओमेगा आर हो गया. ठीक है, अच्छा जी, वी आप लोग का हो गया ओमेगा आर, मतलब ओमेगा हो गया आप लोग का यहाँ से वी बाय आर. अब बेटा ये कौन सा फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी. ठीक है, फ्रीक्वेंसी इंटू 2π गिव्स यू एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो बस वही चीज़ है. ठीक है, तो 2πv ये कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू ओमेगा आर बेटा यहाँ पर डाल देंगे. तो v की वैल्यू v इज इक्वल टू ओमेगा आर है, मतलब v बाय आर इज इक्वल टू ओमेगा हुआ. ये वाला ध्यान से देखो, मैं इधर लिख ही देता हूँ. इस वाले पार्ट से बेटा आप लोग को बस इतना ध्यान में रखना है, यहाँ से r की वैल्यू आई तुम्हारी एम वी बाई क्यू बी. तो यहाँ से बेटा अगर मैं क्यू बी को इधर भेज दूँ, r को इधर भेज दूँ, तो क्यू बी इज इक्वल टू एम वी बाई आर. ये आपका ओमेगा बन गया बेटा, तो क्यू बी इज इक्वल टू एम ओमेगा आ गया. यहाँ से बेटा आप लोग का क्यू बी डिवाइडेड बाय एम विल बी इक्वल टू ओमेगा, जो आप लोग का इधर लिखा हुआ है, विच इज़ बेसिकली इक्वल टू बेटा 2π इंटू फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सो विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी और एनर्जी. तो ये जो ओमेगा है वो मेरा इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी और एनर्जी है. हेयर म्यू इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन. द इंडिपेंडेंस ऑफ म्यू फ्रॉम एनर्जी एज इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इन द डिज़ाइन ऑफ अ साइक्लोट्रॉन, जो कि आप लोग का सिलेबस में नहीं है, तो मज़े करो. ठीक है, द टाइम टेकन फॉर वन रिवोल्यूशन इज t इज इक्वल टू 2π बाई ओमेगा. आप लोग को टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता ही होगा, दैट इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी. इफ देर इज अ component of the velocity parallel to the magnetic field denoted by v parallel. उन्होंने v parallel देखो, parallel to the direction मतलब एक है डायरेक्शन ऑफ मोशन में और एक है परपेंडिकुलर, तो दो हम लोग कंपोनेंट लेंगे. इट विल मेक द पार्टिकल मूव अलोंग द फील्ड एंड द पाथ ऑफ द पार्टिकल वुड बी हेलिकल वन. तो अभी अभी जो समझाया था, द डिस्टेंस मूव्ड अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड इन वन रोटेशन इज कॉल्ड पिच. तो ये बेटा डेफिनेशन काफ़ी बार पूछी गई और ये पिच का फॉर्मूले से काफ़ी बार क्वेश्चन आए हैं. तो ये बस ध्यान में रख लो, the distance moved along the magnetic field in one rotation is known as pitch. The distance moved along the magnetic field in one rotation. तो कितना डिस्टेंस मूव हुआ भाई, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, खुद सोचो. डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड इनटू टाइम से. स्पीड क्या है, v पैरेलल. स्पीड क्या है, v पैरेलल इनटू टाइम. टाइम क्या है, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन. टाइम क्या है, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन. तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे बेटा, 2π बाय ओमेगा से. ओमेगा की वैल्यू क्यू बी बाय एम. ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2π m डिवाइडेड बाय क्यू बी आप लोग का टाइम पीरियड आ जाएगा, इंटू वी पैरेलल कर दो, तो 2π m डिवाइड बाय क्यू बी इंटू वी पैरेलल विल गिव यू द वैल्यू ऑफ पिच. ठीक है,
टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, 2π/ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू QB/m जो अभी डिराइव की थी, 2πm/QB आप लोग का टाइम पीरियड की वैल्यू बन जाएगी, इनटू V पैरेलल करोगे, पैरेलल क्यों, जो पैरेलल कंपोनेंट है जो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, मल्टीप्लाई करो, आप लोग को पिच मिल जाएगी। ठीक है, पिच क्या है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, अगर आप मोशन करते हो मैग्नेटिक फील्ड जाते हो तो कितना आपने डिस्टेंस मूव किया एक साइकिल के अंदर या एक रेवोल्यूशन के अंदर, दैट इज नोन एज पिच। याद रहेगा, इजी। द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉम्पोनेंट ऑफ मोशन इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द हेलिक्स। ठीक है, तो बस खत्म हो गया, इतना सा था टॉपिक। क्वेश्चन देखो कितना बच्चों जैसा क्वेश्चन है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है, मूविंग एट अ स्पीड v दी हुई है इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट। परपेंडिकुलर बोला है मतलब ऑब्वियसली ये हेलिकल वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं यूज होना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सीधा QVB इज इक्वल टू mv²/r वो यूज करना है। व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी बाद में निकालनी है। ठीक है, कैलकुलेट्स इट्स एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो तीनों चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले बेटा हम लोग को क्या निकालना है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड मूविंग एट द स्पीड। अच्छा, सीधा फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था बेटा, ओमेगा से आएगा। ठीक है, ओमेगा क्या होता है बेटा, 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, ओमेगा डिवाइडेड बाय 2π। ठीक है, ओमेगा डिवाइड बाय 2π। ठीक, ओमेगा क्या था, QB/m। ठीक है, चलो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा। चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14। ठीक है, ठीक है, अपने को तो फाइनल आंसर चेक करना है, इन्होंने दूसरे मेथड से किया है, कोई दिक्कत नहीं है। इंटू मास कितना है, 9 इंटू 10⁻31। अब वैल्यू डालेंगे कैलकुलेटर में। ठीक है, तो मैं इसको ऑलमोस्ट 2 से काट देता हूँ। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 2 से कट गया, ये 3 से कट गया, ये 3 से कट गया, तो आंसर आ गया बेटा कुछ 1/6 के अप्रोक्स, 1/6 इंटू 10⁻12 8। ठीक है यार, इन्होंने तो पॉइंट्स में आंसर ही नहीं आ रहा है इनका, इन्होंने एग्जैक्ट ढूंढा है। वैल्यू डालनी पड़ेगी फिर कैलकुलेटर में। वैल्यू डालनी ही पड़ेगी कैलकुलेटर में, तो एक बार डालते हैं और क्या। फ़ोन नहीं है बाजू में, कोई नहीं, कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर में क्या डालना है भाई अपने को, मैंने फॉर्मूला तो सही लिखा है मेरे हिसाब से, बाकी तो 1.6 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय पाई का 3.14 ले लेता हूँ। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, 0.169 आ रहा है, और इंटू 10 की पावर आप लोग की आएगी यहाँ से, ओ इन्होंने स्पीड से कैलकुलेट किया। अच्छा, हम लोग ने स्पीड नहीं लगाई ना। देखते हैं आंसर कितना आ रहा है। इन लोग ने जो काटा है वो इनका 26 कैसे आ रहा है, 2। और ये 26 डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड, 26 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय,
क्या किया है इन्होंने कैलकुलेशन? आर की वैल्यू 26 डाली है, तो वी की वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10⁻7 3 डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय, हम लोग का आंसर सेम आ रहा है, इन्होंने राउंड ऑफ किया हुआ है, ठीक है, आंसर सेम ही आ रहा है, ठीक। तो ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है, बहुत माइन्यूट सा चेंज आ रहा है, ठीक है। तो बाकी देखो यहाँ से तुम लोग बेसिकली v बाय आर करोगे तो क्यू बी बाई एम ही आएगा, वही क्यू बी बाई एम डिवाइडेड बाई 2 पाई आ रहा है, तो बात तो बराबर ही पड़ रही है, आंसर सेम ही आएगा, वो कैलकुलेट एक बार कर लेना। और उसके बाद बेटा एनर्जी कैलकुलेट करना है तो ½ mv² लगा देना, लेकिन इन्होंने किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे बेटा जब भी आप लोग को एनर्जी कैलकुलेट करनी होती है तो हमेशा याद रखना हम लोग कितने से डिवाइड करते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, जो आप लोग का आंसर आएगा बेटा ½ mv² से, उस आंसर को बेटा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड मार देना, ठीक है, उसको डिवाइड मार देना, तुम्हारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन बहुत ही गंदी है, ऐसी कैलकुलेशन टेंशन मत लो, कहीं नहीं आएगी, ठीक है, जनरल बेसिस पर तो नहीं आती। सो यहाँ पर रुकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर यार एक गलती ये है कि ये जो आंसर है ये नहीं आ रहा, चेक किया अभी 16.8 17 मेगाहर्ट्ज़ के आसपास आंसर आ रहा है, तो उसको देख लेना, ये इसकी प्रिंटिंग में शायद गलत है, ठीक है। तो इतना आंसर आ रहा है, फिर पता नहीं मुझे ये भी आंसर अपना करेक्ट है या नहीं है, मैंने ये नहीं देखा, बट मैंने इसको कैलकुलेट किया तो ये 17 के आसपास आ रहा है, 16.89 17 के आसपास, ये एक बार चेक कर लेना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये ठीक है, ये तुम लोग अपने लिए पढ़ सकते हो, ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, अपने लिए पढ़ना है तो पढ़ लो। चलो, मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो अब जब दोनों चीज़ें कंबाइंड होंगी तो ठीक है, तो ये टॉपिक भी शायद डिलीटेड है, हाँ, वेलोसिटी सेलेक्टर भी डिलीटेड है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आप लोग का डिलीटेड है, साइक्लोट्रॉन भी आप लोग का डिलीटेड है, ठीक है। तो अब हम लोग सीधा का सीधा पहुंच गए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट दैट इज बायट-सेविट लॉ, ठीक है। तो ये अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये बायट-सेविट ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि इसका कोई मतलब हो, उसका नाम है, उसने अपने नाम का लॉ दे दिया। ये लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ, ये दो लॉ भाई बहुत इंपॉर्टेंट लॉज में से एक है, बट ये दो लॉ ना बेटा एक्चुअली में देयर इज़ नो प्रूफ फॉर इट। इन्होंने बस ये चीज़ क्या करी, भाई ये इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैंने ऐसा ऐसा देखा था, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आया था, ऐसा ही है इसका लॉ। बट आप लोग को फाइनल आंसर लर्न करना है कि भाई लॉ का जो फाइनल है वो क्या है। नेक्स्ट चीज़ जो है, जब हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ेंगे उसकी भी जो डेफिनेशन है वो गॉस लॉ के सेम डेफिनेशन है, बिल्कुल ऐसा ही, बस उसमें करंट वाली चीज़ है। इनसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ बनती है ना वो बेटा इस पर यही बनती है कि कोई भी आप लोग को जब आगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ढूंढेंगे तो उसके अंदर इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होगा, ठीक है, छोटू छोटू पार्ट ले लेंगे, उसको इंटीग्रेट करके पूरे पार्ट के लिए, तो तब ये सारी चीज़ें हम लोग को लगाएंगे, हम लोग उसका फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। याद है मैंने आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप करवाया था, ठीक है, जब डीसी सॉल्व करवाई थी। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप इसके अंदर है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप लगाएंगे, तुम्हें पता है लूप जब लगाना है जब जिसके पास यूनिफॉर्म चार्ज, जैसे उसमें यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी थी, ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ यूनिफॉर्म होगी, तो वही यूनिफॉर्मिटी हम लोग देखेंगे, एक एलिमेंट को लेंगे और इंटीग्रेट मारेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों के लिए ये दोनों लॉ यूज़ में आते हैं। लॉ पढ़ेंगे बेटा, डायग्राम इसका ये रट लो कि जब बोर्ड्स में अगर इसका प्रूफ आ गया, बोर्ड्स में हर दूसरे साल आता है, पिछले साल इसका प्रूफ नहीं आया तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है इस साल यही आएगा,
बिग पॉसिबिलिटी कि बायट-सैविट्ज लॉ आ जाए इस साल, ठीक है, क्योंकि पिछली बार इन्होंने अपना एक क्वेश्चन इसके बाद वाले टॉपिक से और एक क्वेश्चन आप लोग का जो मैंने अभी अभी हेलिकल वाला बताया वो वाले टॉपिक इन्होंने 2 कवर कर लिए इस साल के बोर्ड्स में, 2024 के बोर्ड्स में। तो 2025 के बोर्ड्स में मोस्ट प्रोबेबली इसका ये वाला प्रूफ या फिर एम्पियर सर्किटल लॉ का प्रूफ और क्वेश्चन लॉरेंट्ज फोर्स से दे देंगे एमसीक्यू के अंदर। तो 6 मार्क चैप्टर का कंप्लीट, वेटेज इतना ही है बेटा, ठीक है। तो वेटेज खत्म हो जाएगा, इतना ही आएगा इस चैप्टर में से जहां तक मुझे इस बार लग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट, बायट-सैविट लॉ। All magnetic fields that we know are due to currents or moving charges and due to intrinsic magnetic moments of particle. Here we shall study the relation between current and the magnetic field it produces. It is given by Bayet-Savitt's law. Figure 4.9 shows a finite conductor XY carrying current I. एक finite conductor है, finite मतलब length fix होगी, ठीक है। ये हम लोग ने क्या ढूंढ लिया बेटा, आप लोग का कोई भी छोटी सी एक डीएल लेंथ एलिमेंट देख लेंगे तो फोर्स निकल सकता है। कैसे? अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता है तो फोर्स कैसे होता है, आई एल क्रॉस बी। तो क्योंकि अगर मैं छोटू सा एलिमेंट ले रहा हूँ तो आई डी एल क्रॉस बी, ठीक है। तो ऐसे करके मैं फोर्स ढूंढ सकता हूँ। सो एक करंट कैरिंग एलिमेंट है मेरे पास एक्स वाई जिसके अंदर करंट आई दौड़ रहा है। कंसिडर एन इनफाइनाइटेसिमली एलिमेंट ऑफ डीएल ऑफ अ कंडक्टर। वही मैंने डीएल लेंथ ले ली बेटा कंडक्टर की, चीजें आसानी है। द मैग्नेटिक फील्ड इट विल प्रोड्यूस ड्यू टू द एलिमेंट एट पॉइंट पी विल बी डीबी। डीएल की वजह से डीबी एलिमेंट प्रोड्यूस होगा, छोटू सा है तो उसके वजह से छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है उतने तेजी से मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू आएगी ना। जितना हम लोग ने ये चीज़ पढ़ी थी, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ऑलवेज। अब लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन डीएल एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर। तो थीटा एंगल है डीएल वेक्टर, ध्यान से देखना थीटा किसके बीच एंगल है, डीएल इज द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एंड आर। आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज कैलकुलेटेड। क्वेश्चन बेटा ध्यान से देख लो, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, फोर्स नहीं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बायट-सैविट्स लॉ, अब बेटा इसकी डेफिनेशन आ गई, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड डी बी इज प्रपोर्शनल टू द करंट द एलिमेंट लेंथ डी एल एंड इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस दैट इज आर। इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन अकॉर्डिंग टू डी एल एंड आर, दस इन वेक्टर नोटेशन इट इज डिनोटेड एज दिस, ठीक है। तो बायट-सैविट्स लॉ ने क्या क्या बोला बेटा, वापस आ जाते हैं इधर। सबसे पहले डीबी जो कि मैग्नेटिक फील्ड है डीबी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल लेंथ, ठीक है। वो जो छोटू सा आपने लेंथ लिया उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर, ठीक है। तो याद है क्लास 10th में पढ़ा था, जितना दूर जाते जाते हो मैग्नेटिक फील्ड कम होती रहती है, कम होती रहती है, कम होती रहती है। देख लो बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर है, जितना दूर जाते रहोगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड आप लोग की कम होती रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग की वहाँ से बताई जाती है, ठीक है। तो बस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इट्स डायरेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, its direction is perpendicular to the plane containing DL and R। तो DL and R अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो इस फेस पर है, DL और R इस फेस पर है, तो B जो है आप लोग की परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी हमेशा, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला है, एंड यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऑब्वियसली एक के कांस्टेंट आएगा। वो के कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जिसकी वैल्यू आती है 10 की पावर -7, जिसकी वैल्यू क्या होती है 10 की पावर -7, ठीक है। और आई डी एल ये क्रॉस आर बाय आर क्यूब क्या कर दिया बेटा, वेक्टर नोटेशन में आप लोग ने चीज़ें लिख दी हैं, ठीक है। तो वेक्टर नोटेशन में सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई है, तो इसलिए इन्होंने क्या किया, आई डी एल बाय
आर स्क्वायर लिखना था, लेकिन वो वेक्टर के साथ क्रॉस ले लिया। क्यों क्रॉस ले लिया? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, एक वेक्टर है और उसके पास एक डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या है? प्लेन से परपेंडिकुलर टू एल एंड आर, परपेंडिकुलर टू डीएल एंड आर। मतलब ये अगर एक प्लेन पर होंगे, डीएल और आर ऑब्वियसली प्लेन एक ही प्लेन पर होंगे ना भाई, खुद सोच। लेट सपोज मेरा हाथ है, ये मेरा कंडक्टर है, मैंने अगर लेंथ इधर ली, जो जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो भाई इस प्लेन पर ही तो मेरा डीएल और आर है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस प्लेन से परपेंडिकुलर होगी, या तो बाहर की तरफ, इधर बाहर है तो ये अंदर की तरफ। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि उसकी बेटा डायरेक्शन है, इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, तो डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। तो आर कैप लिखते हैं, आर कैप को क्या लिख दिया, आर वेक्टर अपॉन मॉड आर लिख दिया। ठीक है, तो वहां से आप लोग का आर अपॉन आर क्यूब आ गया। ठीक, सो ये आप लोग का बेटा मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम लोग देखें। अच्छा, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। द अबव एक्सप्रेशन होल्ड्स व्हेन द मीडियम इज वैक्यूम। तो वैक्यूम के अंदर ये केस होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फील्ड इज dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा बाय आर स्क्वायर, वेयर वी हैव यूज द प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। इक्वेशन 4.11a constitutes our basic equation for the magnetic field. The proportionality has the value जो मैंने अभी बताया था बेटा 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक है, वी कॉल म्यू नॉट द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, वो था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, और वैक्यूम, द बायट-सैविट्ज लॉ फॉर द मैग्नेटिक फील्ड हैज सर्टेन सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस विद कूलम्स लॉ फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो क्या डिफरेंसेस होते हैं बेटा? मेन आप लोगों को डिफरेंस ही पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है, और वो एक ही डिफरेंस आप लोग को समझ में आएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जो आर है, जो मैंने डिस्टेंस लिया है, उससे परपेंडिकुलर जाती है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसके डायरेक्शन में ही जाती थी। बस इतना सा डिफरेंस अगर आपको क्लियर हो गया ना, तो जो अब सर्कुलर लूप का प्रूफ करूंगा, एक बार फटाफट से क्या करो, जैसे ये टॉपिक मतलब मेरा जो 2-5 मिनट का और बचा है, उसके बाद सर्कुलर लूप जहां पर किया था बेटा वो खोल लेना। ठीक है, और फिर तुम लोग देखोगे भाई सेम टू सेम प्रूफ, बस इतना सा चेंज किया, इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन नहीं है, आर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, बस इतना फर्क होता है दोनों में। ठीक है, both are long range since both depends inversely on the square of the distance from the source of the point of interest. The principle of superposition applies to both fields. In this connection, note that the magnetic field is linear in the source ideal, just as the electrostatic field is linear in its source. The electric charge, the electrostatic field is produced by a scalar source, namely the electric charge. The magnetic field is produced by a vector source. तो magnetic field is produced by a vector source, electrostatic field is produced by a scalar source that is just a charge. और यहाँ पर आप लोग का ideal से produce हो रही है which is a vector source. ठीक है, the electrostatic field is along the displacement vector joining the source and the field point. The magnetic field is perpendicular to the plane containing the displacement vector r and the current element. यही सबसे important point है. And there is an angle dependence in the Biot-Savart's law which is not present in the electrostatic case. That is, in the figure this, the magnetic field at any point in the direction of dl is 0. Along this line, theta is equal to 0 and sin theta will be 0. तो अगर dl के डायरेक्शन, मतलब क्या मैं एक चीज़ समझ सकता हूँ, अगर ये मेरा कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर या कंडक्टर के लाइन में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी, क्योंकि L क्रॉस R आप लोग का क्या आएगा बेटा, थीटा विल बी 0। समझ में आ गई बात? तो थीटा क्योंकि आप लोग का 0 आएगा, तो यहाँ से आप लोग को पता लग रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल ऑलवेज बी 0, हमेशा उसके आजू बाजू होता है। ठीक है, सो देर इज़ एन इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन एप्सिलॉन नॉट, ये बेटा सबसे ज़्यादा काम में आएगा, वापस 8th चैप्टर में आएगा। ठीक है, दैट इज़ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट विल ऑलवेज गिव यू 1/c², या फिर c इज इक्वल टू, c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, तो c इज बेसिकली इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये आप लोग का बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। वी विल डिस्कस द कनेक्शन, देखो चैप्टर 8 लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज फिक्स्ड एंड मैग्नीट्यूड, choosing the value of either epsilon naught और म्यू नॉट fixes the value of the other. म्यू नॉट की वैल्यू इसलिए फिक्स होकर के 4 पाई इंटू 10⁻⁷ आ जाती है। चलो, तो अब ये क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझते हैं बेटा।
देखो इतना सही ये क्वेश्चन है नहीं है, हाँ इतना सही ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को समझते बेटा और देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है और हमें क्या कैलकुलेट करना है। कुछ हार्ड नहीं है, तुम लोग देखते जाओगे और तुम्हें ऐसा लगता रहेगा यार आसान है चीज़ें। एंड एलिमेंट, और मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ बेटा, एग्जाम्पल्स हमेशा हार्ड हैं एनसीईआरटी के पीछे की बैक पेज एक्सरसाइज से। बैक पेज इज़ कंपेरेटिवली ईजियर, अगर तुमने एग्जाम्पल समझ लिए तो बैक पेज कंपेरेटिवली ईजियर होते हैं। सिर्फ एक आधा क्वेश्चन ही हमेशा टफ डालते हैं वो लोग, ठीक है, वरना रिलेटेबल होता है, नहीं तो आसानी होता है। एन एलिमेंट डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप। तो मुझे डायरेक्शन पता लग गया बेटा, कौन से एलिमेंट की, करंट एलिमेंट। इसको क्या एलिमेंट बोलते हैं, करंट एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि जहाँ से करंट दौड़ रहा है वो वाला। इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज अ लार्ज करंट आई इज इक्वल टू 10 एम्पियर। तो मेरे पास आई की वैल्यू है, लिखते जाओ फटाफट से। आई की वैल्यू है डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप है मेरे पास। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू भी 1 सेंटीमीटर दी हुई है, तो ये हम लोग 10 की पावर -2 आई लिख देंगे। ये मेरी डेल्टा एल की वैल्यू आ गई। डेल्टा एल मतलब डीएल होता है, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस। अच्छा जी, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। बी की वैल्यू ढूंढते बेटा, तो बी की वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, ठीक है। ऑब्वियसली डेल्टा एल को डेल्टा बी से डिनोट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि वेरी वेरी स्मॉल फील्ड ही आएगी। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल, ठीक है। ये इंटू है, सॉरी मैं इंटू नहीं लगाता, डॉट लगा देता हूँ इंटू की जगह, ठीक है। आई इंटू डी एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला था बेटा। लेकिन हम लोग ने बोला था हम लोग को ऑब्वियसली किसके साथ क्रॉस लेना पड़ता है, आर वेक्टर के साथ, तो इधर फिर अकॉर्डिंगली एक आर से वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड अगर पूछिए तो हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे। तो बेटा मैग्नीट्यूड वाइज ऑब्वियसली मुझे ये नहीं देखना, मैग्नीट्यूड वाइज क्या मुझे देखना होता है, नहीं देखना होता है, मैग्नीट्यूड वाइज नहीं देखना है, ठीक है। डायरेक्शन वाइज अगर कोई तुमसे डायरेक्शन पूछे तो डायरेक्शन तो कैसे है, क्रॉस, किन दोनों का क्रॉस है बेटा, डीएल का और आर का, इन दोनों का क्रॉस करो तो डायरेक्शन पता लग जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड वाइज तो बेटा इतनी सी वैल्यू है, तो ये कैसे आ जाएगी बेटा, ध्यान से देखो। म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई, अभी बताया था म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कितना आता है, 10 की पावर -7 आता है, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूँ 10 की पावर -7 इंटू आई की वैल्यू बेटा 10 एम्पियर दी हुई है, डेल्टा एल की वैल्यू 10 की पावर -2 दी हुई है, सारी वैल्यूज आप लोग के पास दी हुई है। आंसर हो गया 10 की पावर -8, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड आई है बेटा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड आई है, ठीक है। ऑब्वियसली अभी आर स्क्वायर बचा है डालना, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है बेटा, टेस्ला, ठीक है, टेस्ला, ठीक है, कल ये चीज़ डिस्कस की थी। अच्छा, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर बचा है, तो डिवाइड बाय आर स्क्वायर, आर कितना है बेटा 1/2, 1/2 ले लूँ 0.5 को, तो 1/2 का होल स्क्वायर जो कि बेटा 1/4 बन जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो इंटू 4 कर दो इधर। तो ये आप लोग की बेटा मैग्नीट्यूड आ गया मैग्नेटिक फील्ड का। डायरेक्शन निकलेंगे तो डायरेक्शन बेटा इसका है आई, और डायरेक्शन जहां पर मुझे ढूंढना है वो है जे, तो आई क्रॉस जे क्या होता है बेटा, के। तो मेरा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो पॉजिटिव के डायरेक्शन में आएगी। तो चेक कर ले अपना आंसर, ठीक है। यस करेक्ट है, 4 इंटू 10 की पावर -8 एंड के कैप। तो ये आप लोग का आंसर करेक्ट है। एंड इन द नेक्स्ट सेक्शन वी शैल यूज द बायट-सावर्त लॉ टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड, उसको यूज करके करेंगे। तो फटाफट से बेटा बुक लेकर के आओ जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप किया था, सो दैट आप लोग को रिलेटेबल लगे भाई टॉपिक में सिर्फ कितना चेंज है वो आप लोग को पता लग जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, चलो। तो अब नेक्स्ट है बेटा मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर लूप। उससे पहले एक बार बायट-सावर्त लॉ पूरा देख लेते हैं, फिर पूरा इसका डायग्राम बनाते हैं और सारी चीज़ें देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप, ठीक है, जैसे एक्सिस ऑफ द सर्कुलर लूप इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी थी वैसे, ठीक है। आ जाओ, तो एक बार बेटा सबसे पहले अगर कोई तुमसे बायट-सावर्त लॉ पूछे तो करना क्या होता है, ठीक है, तो वो भी देख लो एक बार, तुम लोग चेक कर लो तुमने जो बनाया है,
वो मैंने ये स्पेलिंग सही लिखी है साइंटिस्ट की, वो मुझे याद नहीं है, ठीक है, ये शायद गलत हो सकती है, एक बार चेक कर लेना। ये बेटा एक आप लोग को करंट एलिमेंट बनाना है, ठीक है, आप लोग को बताना है कि इसके अंदर आई फ्लो हो रहा है। आई कैसे बताना है, ऐसा करो हमेशा डायरेक्शन बता दो आई का, कि आई आप लोग का इधर एक आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। एक छोटू सा एलिमेंट लो, जैसे हम लोग लेते हैं बेटा डीएल एलिमेंट, है ना, याद है ना कैसे लेते थे, पूरा आप लोग को फर्स्ट चैप्टर में बताया था। तो एक छोटू सा एलिमेंट लो, डीएल एलिमेंट, ये आप लोग का क्या है बेटा, डीएल एलिमेंट। किसी भी रैंडम पॉइंट बेटा, किसी भी रैंडम पॉइंट पर उसको एक नाम दे दो, पी नाम दे दो, जो नाम देना दे दो, ठीक है, और उस पर आप लोग बस लिख दो, इधर लिख दो डीबी, ठीक है, डीबी मैग्नेटिक फील्ड है, और वेक्टर के साथ हमेशा डिनोट किया करो वेक्टर्स को, तो हमेशा इजी रहता है आप लोग के लिए। और इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बेटा एक लाइन ज्वाइन कर दो, सिंपल, ठीक है, और उसको आर नाम दे दो। तो बस आप लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, जब भी आपको बाइट-सेविट्स लॉ लिखना है तो उससे क्या क्या बताया था, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बताया उसने, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल बताया उसने, ठीक है। वेक्टर ढूंढना है तो ऑब्वियसली वेक्टर के फॉर्मेट में अगर लिखना चाहते हो तो वेक्टर ढूंढ लो, ठीक है। ये फिर उसने डी बी का डी बी वेक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² उसने बताया, ठीक है। यहाँ से बेटा आप लोग का फाइनल डी बी वेक्टर क्या हो गया, डी बी वेक्टर इज बेसिकली इज प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू डी एल वैक्टर डिवाइडेड बाय r², ठीक है, डिवाइडेड बाय r², ये आप लोग के पास आएगा। इसको अगर मैं और सही वेक्टर नोटेशन से लिखूं, देखो जनरल बेसिस पर, ध्यान से सुनना, जनरल बेसिस पर जब स्कूल लेवल पर कभी भी लिखवाते हैं तो यहाँ पर वेक्टर नहीं लिखवाते बेटा। तो अगर टीचर वेक्टर नहीं लिखवा रही है तो मत लिखना, टीचर वेक्टर लिखवा रही है तो लिख लेना, एज सच कोई डिफिकल्टी नहीं है, इसमें कुछ गलत कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, जब आप ये लिखते हो तो ये इक्वेशन बहुत अधूरी सी लगती है क्योंकि इसके अंदर क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, इसलिए वो लोग इधर वेक्टर नहीं लगाते, सिर्फ डीबी डीबी लिखते हैं। जब आप वेक्टर लिखते हो, जब भी आप वेक्टर के फॉर्मेट में लिख रहे हो तो आपको क्या करना है, इसलिए अभी आप लोग क्या कर सकते हो, बेस्ट है यहाँ के सारे आप लोग एरोज हटा लो, अभी के लिए सिर्फ डीबी 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 लिख लो, यहाँ का भी अभी के लिए एरो हटा लो, ठीक है, वेक्टर का नोटेशन। अब जब मैं डीबी वेक्टर लिख रहा हूँ ना बेटा, तो क्या करना, डीबी वेक्टर में क्या करना आप लोग, इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटा करके इज इक्वल टू में μ0/4π लिख देना, जो कि आप लोग का 10⁻⁷ है, अभी हमने डिस्कस किया, इंटू आई लिखना, ठीक है, इंटू आई लिखना, और फिर आप लोग बेस्ट है इंटू हटा दो, डॉट लिखा करो, डॉट का मतलब वो मल्टीप्लिकेशन वाला, आई डॉट डी एल। अब जब वेक्टर के फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो डी एल क्रॉस आर वेक्टर, क्योंकि बेटा जब भी वेक्टर फॉर्मेट होता है, जब भी वेक्टर फॉर्मेट होता है तो ये चीज़ ध्यान में रखो बेटा, डीबी वेक्टर जो आप लोग का है वो है परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर, करेक्ट बात है ना, परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर है ना, तो इसलिए बेटा आप लोग वो डायरेक्शन जब लिखोगे डिवाइडेड बाय आप लोग का r³ आ जाएगा, ठीक है, आप लोग का क्या आ जाएगा, r³। ये वेक्टर नोटेशन है, ये वेक्टर नोटेशन है, समझ में आई बात। अगर कोई मैग्नीट्यूड से पूछे तो मैग्नीट्यूड वाइज आप लोग को क्या लिखना है, dB mod dB इज इक्वल टू μ0 डिवाइडेड बाय 4π इंटू आई डी एल बाय r², ये बेटा मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यू है, ठीक है। और कई पर आप लोग को यही वैल्यू में क्या लिखना है, एक और वैल्यू फाइनली लिख देना, आई डी एल साइन थीटा भी डाल देना, ठीक है, साइन थीटा भी डाल देना, तो ये आप लोग की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। तो वेक्टर नोटेशन में ऐसे है, ये ऐसे है, और आप लोग को याद रखना है डीबी वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। जब भी बाइट-सेविट्स लॉ पूछा जाए तो ये सारी चीज़ें लिख देना हमेशा। अब बेटा बात आती है कि हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑन इट्स एक्सिस, ऑन इट्स एक्सिस। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो बेटा ये है, तो सिंपल सी बात है बेटा, ये बिल्कुल वही पुराना केस हो जाएगा बेटा। एक्सिस क्या होती है कि भाई ये सर्कुलर लूप है, मैंने आप लोग को जब इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था सर्कुलर लूप है,
एक्सिस क्या होती है, जो इसके सेंटर से जस्ट पास करे उसको एक्सिस बोलते हैं। तो सर्कुलर लूप है, उसकी एक्सिस क्या बनेगी बेटा, यहाँ से एक्सिस आप लोग की ये बनेगी, ठीक है, ये आप लोग की एक्सिस है। अब ये एक्सिस लेट सपोज आप लोग ने आर डिस्टेंस पर ली है, ठीक है, हम लोग आर डिस्टेंस लेंगे, आप लोग एक्स डिस्टेंस भी ले सकते हो, ठीक है, बुक पे शायद एक्स से लेकर के किया है, मुझे पता नहीं है, ठीक है। तो एक्स डिस्टेंस हमने भी याद हो तो एक्स से ही लेकर के किया था, ठीक है। तो बस सॉल्व करेंगे, ठीक। अब इसका ऑब्वियसली लूप है, सर्कुलर लूप है, तो रेडियस आर ले लेते हैं। हम लोग को पता है ये जो, एक सेकेंड, ये वाला जो आप लोग का डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा बेटा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मुझे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ढूंढनी है, ठीक है, एट पॉइंट पी ढूंढनी है। अब याद करते हैं बेटा जो अभी तक सब कुछ पढ़ा हुआ है, हम लोग क्या लेते थे, एक डीएल एलिमेंट लेते थे, क्या लेते थे, एक डीएल एलिमेंट, ठीक है, डीएल एलिमेंट लेते थे, ऑब्वियसली वेक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डीएल ले लो, ठीक है, डीएल एलिमेंट लिखते थे। दूसरी चीज हम लोग क्या करते थे भाई, इसके अंदर पूरा करंट दौड़ रहा है, पहले हम लोग क्या करते थे, एक डीएल एलिमेंट में यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी होती थी, तो यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी को कैसे लिखते थे, लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल से। यहाँ पर हमें डीएल इसलिए चाहिए क्योंकि फॉर्मूले में बी इज इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा लगता है, समझ में आई बात। तो यहाँ पर आपको सिर्फ डीएल लेना है, यहाँ पर कोई आपकी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी जैसी कोई चीज़ नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ के अंदर है क्या बेटा, आई है इसके अंदर, करंट दौड़ रहा है इसके अंदर, ये चीज़ हमें बस ध्यान में रखनी है, ठीक है, इसके अंदर करंट दौड़ रहा है, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं इस एलिमेंट की वजह से, ध्यान देना, अब जो मैं बोलने वाला हूं वो ध्यान से सुनना। इस वाले एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर जो डिस्टेंस है वो तो बेटा ये वाला है, एलिमेंट की वजह से जिस पॉइंट पर कैलकुलेट करना होता है वो डिस्टेंस लेते हैं बेटा स्मॉल आर, समझ में आया, ये वाला डिस्टेंस, ये नहीं, कौन सा डिस्टेंस, ये वाला। याद करो अब क्या करते थे भाई, ऑब्वियसली अगर ये वाला एलिमेंट लेंगे तो कुछ इस प्रकार डिस्टेंस बनेगा, तो हर पॉइंट पर बेटा अलग अलग एंगल्स बनेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल हम लोग मान लेते हैं कि ये वाला अपना थीटा एंगल है। अब बात करते हैं, जब हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी तब तो क्या था भाई, इसी डायरेक्शन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आगे बढ़ा देते थे, लेकिन बेटा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस वाली चीज, परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस, जो ये वाला डिस्टेंस है इससे परपेंडिकुलर है, मतलब इस केस में बेटा इस वाली चीज इससे परपेंडिकुलर है, ये समझ में आ रहा है, ये चीज, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा बेटा, डीबी मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, डीबी मिलेगा। अब डीबी के ऑब्वियसली बेटा आप लोग के दो कंपोनेंट बनेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो डीबी के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक ये कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट, ठीक। अच्छा अब बेटा ये 90 है, और ध्यान देना ये भी तो 90 है, ठीक है, ध्यान देना ये भी तो 90 है, ये थीटा है, ये बस इसको बैलेंस करना आप लोग को समझना है, बस यही चीज़ आप लोग को बैलेंस करना समझनी है, ये थीटा है, इसको मैं अभी के लिए क्या करता हूँ बेटा, इसको एक बार के लिए एक्सटेंड मार दो, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा। अब ये कैसे आया बेटा, ध्यान से वही चीज़ देखनी है बस आप लोग को, इसको मैंने जब एक्सटेंड किया तो ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट हो गए। अब मुझे पता है ये 90 है, तो ये ब्लू वाला पार्ट इधर वाला भी तो 90 होगा, मैं इधर बना रहा हूं, इसको बाद सब हटा दूंगा, ये वाला भी तो 90 होगा, ये वाला 90 जिसमें से इतना थीटा है, तो ये वाला कितना बचा बेटा, ये वाला कितना बचा, 90 माइनस थीटा नहीं बचा, तो ये वाला कितना बचा, क्योंकि ये पूरा भी 90 है, तो ये वाला कितना बचा, सिर्फ थीटा बचा, ये यहां पर देखना आना चाहिए,
समझ में आई बात? तो सब कुछ अब बैक कर देते हैं बेटा, ये सब हटा देते हैं, अपना कुछ काम का नहीं है, अपने को ये बात समझ में आ गई है। अगर आप लोग को समझ में आ गया एक बार रिवाइंड करके वापस देख लेना, ठीक है? अगर समझ में आ गया तो अब मैं सीधा लिख रहा हूँ, ये वाला पार्ट आप लोग का हो जाएगा 90 माइनस थीटा और ये वाला पार्ट आप लोग का हो जाएगा थीटा। तो यहाँ से मुझे ये पता लग गया, ये मेरा हो जाएगा बेटा डी बी कॉस थीटा, ठीक है? जहाँ पर थीटा बन रहा है वो आप लोग का डी बी कॉस थीटा, तो इसके ऑपोजिट में क्या बनेगा? डी बी साइन थीटा। अब क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा कंपोनेंट एलिमिनेट आउट हो जाएगा? हम लोग ने याद हो तो हमेशा आप लोग का वर्टिकल कंपोनेंट एलिमिनेट आउट होता है। क्यों वर्टिकल कंपोनेंट एलिमिनेट आउट होता है? क्योंकि बेटा यहां पर हम लोग वापस एक डीएल एलिमेंट बनाएंगे, ठीक है? यहां पर एक वापस डीएल एलिमेंट, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो इस डायरेक्शन में, ऑब्वियसली उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, डीबी तो इसी डायरेक्शन में आएगा, उसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। भाई ये वाला डायरेक्शन और ये वाला डायरेक्शन तो ऑपोजिट में हो गया ना, तो क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट में हो गए बेटा, तो ये दोनों आप लोग के क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रूफ है मैं उसका ऐसा करता हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में वो डाल दूंगा लिंक, क्योंकि मैं उसको मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें वो आता है। मैं अभी सारी चीज़ें नहीं समझा, नीचे से क्यों क्या होगा, कैसे होगा, नीचे वाला क्यों लेना है, कैसे, वो नहीं समझा, वो उस पर समझाया हुआ है। यहाँ पर बेटा नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए बेटा हम लोग का जो कंपोनेंट कंसिडर्ड होगा वो सिर्फ डी बी साइन थीटा वाला कंसिडर होगा। तो बस इंटीग्रेट मारना है और क्या करना है। तो मुझे अगर बी की वैल्यू ढूंढनी है तो मैं ऑब्वियसली डी बी साइन थीटा को इंटीग्रेट मारूंगा, हाँ या ना? सिंपल, ठीक है? मारते हैं डी बी साइन थीटा को इंटीग्रेट, ठीक है? तो डी बी कहाँ से ढूंढेंगे? बायट-सैविट्ज लॉ से डी की वैल्यू हम लोग ढूंढेंगे। तो डी की वैल्यू बायट-सैविट्ज लॉ से कैसे ढूंढेंगे? भाई क्या फॉर्मूला है डी का? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू डी एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर आर क्या है बेटा? यहाँ पर आर क्या है? इस करंट एलिमेंट से जो डिस्टेंस लिया, मतलब आर स्क्वायर अगर मैं ढूंढूंगा तो वो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ आई बात? ठीक है, क्योंकि आर मेरा क्या है? रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। इस साल बेटा ये बोर्ड्स में आने के चांसेस बहुत हाई है, तो प्लीज इसको ध्यान से कर लो। इनटू बात करते हैं बेटा साइन थीटा की। तो साइन थीटा क्या है? साइन थीटा यहाँ से क्या है? आर अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, खत्म बात। आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है? और इसको मुझे करना है इंटीग्रेट। तो इसमें कौन सा पार्ट इंटीग्रेट होगा? ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, क्योंकि एक्स भी तो कांस्टेंट ही है भाई, कि एक फिक्स डिस्टेंस पर ढूंढ रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ बेटा एक ही चीज इंटीग्रेट होनी है इस वाले में, जो कि है ये डीएल, ठीक है? तो बस अब हम लोग नीचे आ जाते हैं, तो अपना क्या बन जाएगा यहाँ से? जो सब कुछ कांस्टेंट है तो वो सब कुछ तो मैं बाहर लिख रहा हूँ, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई कांस्टेंट, आई आप लोग का कांस्टेंट, आर ऊपर आप लोग का कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, ठीक है? ये पावर हाफ है, ये पावर 1 है। अच्छा, मैंने लिमिट्स नहीं डाली, तो लिमिट्स कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं बेटा हम लोग ऑब्वियसली जीरो, स्टार्टिंग पॉइंट जीरो से लेकर के हम लोग पूरा का पूरा इंटीग्रेट करने वाले हैं, ठीक है? इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होता है? ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होता है? डीएल इज द स्मॉल एलिमेंट। तो डीएल क्या है? लेंथ को पूरा इंटीग्रेट करोगे तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे? जीरो से सीधा 2πr पहुँच जाओगे। तो यहाँ पर जो लिमिट्स लगती है वो बेटा कहाँ लगती है? 0 से 2πr, ठीक है? तो डीएल का इंटीग्रेशन सीधा 0 से 2πr इज बेसिकली एल की जगह जब 0 से 2πr डालोगे तो 2πr माइनस 0 दैट इज 2πr आ जाएगा। तो इधर आप लोग का आ जाएगा बेटा इंटू 2πr। लिमिट्स डालने की जरूरत नहीं है, आप लोग सीधा इंटीग्रेशन डीएल को 2πr भी लिख सकते हो, चलता है, ठीक है? अच्छा, ये और ये कैंसिल आउट हुआ बेटा 2, तो हमारा फाइनल आंसर बन गया बेटा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू आर स्क्वायर। बेटा ये है आप लोग के लिए एक मस्ट इक्वेशन टू रिमेंबर, और ये इक्वेशन के बाद ही बेटा आप लोग अगर
अगर x की वैल्यू 0, मतलब एट द सेंटर ऑफ द लूप अगर कोई बोल दे, तो अगर कोई बोल दे एट द सेंटर ऑफ द लूप, एट सेंटर, तो एट सेंटर आप लोग का क्या हो जाएगा ऑफ लूप, एट सेंटर क्या हो जाएगा, x 0 हो जाएगा बेटा, x विल बी ट्रीटेड एज 0 क्योंकि डिस्टेंस ही नहीं है। तो x अगर बेटा 0 हो गया तो ये वाली वैल्यू आप लोग की 0 हो जाएगी, तो आप लोग की b की वैल्यू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स आर स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा, जिधर से वैल्यू मेरे पास फाइनल आएगी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2r क्यूब इंटू आर स्क्वायर, ये कैंसिल, दैट इज म्यू नॉट आई बाय 2r। तो फॉर अ सर्कुलर लूप बेटा याद रखना है फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज म्यू नॉट आई बाय 2r। तो ये इसका बेटा प्रूफ है, ठीक, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। और जो डायरेक्शन आप लोग को देखनी है वो हम लोग ऑब्वियसली बेटा वो आप लोग को कंसिडर करना पड़ेगा। डायरेक्शन कैसे ढूंढोगे, वो आप लोग को जो लेंथ का एलिमेंट जिस डायरेक्शन में क्रॉस, ये वाला जो डायरेक्शन है उसको क्रॉस करके ही आप लोग को डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है। सो बस ये था, एक बार आ जाते बुक पर, कुछ भी चीज़ अपनी रह तो नहीं गई, ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, सब बता दिया आपको, ठीक है। इन्होंने आई कैप क्यों किया है, रुको, इनका अगर आई कैप आ रहा है मतलब इन्होंने वाइजेड प्लेन में बोला होगा, कुछ तो बोला होगा इन्होंने, रुक जाओ हम लोग वो देख लेते हैं बेटा इन्होंने क्या बोला है कि कहाँ पर रखी है। देखो, द लूप इज प्लेस्ड इन वाइजेड प्लेन वेयर इट सेंटर एट द origin and has a radius, the x axis is the axis of the loop, x axis बेटा axis of the loop है, ठीक है। तो आप लोग को जो डायरेक्शन मिल रही है, ठीक है, जो db की फाइनल डायरेक्शन आ रही है वो तो सिर्फ इसी डायरेक्शन में आ रही है ना, db की फाइनल डायरेक्शन मतलब सिर्फ इन पॉजिटिव x डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। तो बस ये आप लोग का r है, ये आप लोग का dl है, ठीक है। तो ये जो आप लोग का फाइनल डायरेक्शन है बस इसी डायरेक्शन में आ रही है क्योंकि ये वाइजेड प्लेन में रखी है और x डायरेक्शन में इसकी एक्सेस है, तो x डायरेक्शन में इसकी फील्ड की वैल्यू मिल रही है, इसलिए इन्होंने आई कैप यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इन्होंने फिक्स किया हुआ है कि हम लोग ऐसे में लिख रहे हैं। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखो एट द सेंटर म्यू नॉट आई बाय 2r जो हमारा आया, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सर्कुलर वायर फॉर्म क्लोज लूप्स एंड आर शोन, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय अनदर राइट हैंड थंब रूल। तो वही चीज़ है बेटा, कर्ल द पाम ऑफ योर राइट हैंड, द राइट हैंड थंब गिव्स द डायरेक्शन। तो ये चीज़ बेटा आ गई, ठीक है। अब हम लोग ये वाले क्वेश्चन करेंगे, फटाफट से कर लेते हैं ये वाले क्वेश्चन और फिर अपने पॉज करते हैं या एंड कर देंगे जैसे भी है, देखते हैं। एग्जाम्पल 4.6, अ स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट ऑफ 12 एम्पियर इज बेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एज शोन, कंसिडर द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ द आर्क। तो यहाँ पर बेटा कंसिडर करना है बी एट द सेंटर ऑफ द आर्क। बेटा मैं इस क्वेश्चन में ना बहुत सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो ये सुन ज़रूर लेना जो मैं बोलने वाला हूँ अभी। बी एट द सेंटर ऑफ द लूप निकालना है मुझे, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर, ये सेंटर ऑफ द आर्क, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट सेगमेंट। स्ट्रेट सेगमेंट के अगर डायरेक्शन देखे, अगर मैं बेटा डीएल एलिमेंट यहां पर लेता हूं, इस डायरेक्शन में डीएल, जो मेरा आर है वो भी इस डायरेक्शन में, थीटा क्या हुआ, 0, ठीक है। तो अगर बेटा गलती से भी ये क्वेश्चन बेटा सेंटर पर ना होकर के यहां होता ना बेटा, तो इस करंट एलिमेंट की वजह से भी एक फील्ड का कंपोनेंट आता। और जब जेई के क्वेश्चन आते हैं ना तो बेटा वो कभी भी इधर नहीं पूछता, वो कहीं इधर पूछता है, इधर पूछता है, ऐसा पूछता है। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो बस ये चीज, ये क्वेश्चन करके अपन रुक जाएंगे। ये जो एलिमेंट है आई इधर जा रहा है, जो पॉइंट मुझे बेटा कंसिडर करना है वो इन द डायरेक्शन ऑफ द कंडक्टर है। बताया था साइन थीटा, थीटा ही अगर 0 हो गया तो आई तो 0 हो जाएगा ना, सॉरी मतलब मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगी ना, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ द कंडक्टर जा रहा हूं। तो बेटा इसकी वजह से और इसकी वजह से तो लगेगा ही नहीं, सिर्फ सेंटर ऑफ द, इसकी वजह से, लूप की वजह से लगेगा। और सेमी सर्कुलर आर्क है तो वैल्यू ऑफ आप लोग की 2 पाई आर की जगह से पाई आर ली जाएगी, मतलब इंटू 2 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है।
तो सॉरी डिवाइड बाय 2 टाइप्स हो जाएगी. इन व्हाट वे द कंट्रीब्यूशन टू बी फ्रॉम द सेमी सर्कल डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ अ सर्कुलर लूप. तो वो चीज़ अभी हम लोग देखेंगे. वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ द वायर वर बेंट इनटू अ सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ द सेम रेडियस बट इन द ऑपोजिट वे. तो ऑपोजिट वे में अगर बेंट हो जाती तो क्या डिफरेंस आता, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ. करंट बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन, करंट तो कोई टेंशन नहीं है, उसी डायरेक्शन में आ रहा है. जो डीएल एलिमेंट है, क्या फील्ड चेंज होती, डायरेक्शन पर बेटा अगर डिपेंडेंसी होती तो कोई भी चीज़ डायरेक्शन पर ही डिपेंड करेगी. ठीक है, बट डायरेक्शन को मारो गोली. पहले यहाँ पर हम लोग सी वाले पार्ट, सी नहीं बी वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जो कि बेटा यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, तो आप लोग देखोगे यस, देखो स्ट्रेट सेगमेंट डू नॉट कंट्रीब्यूट फॉर ऑल सेगमेंट्स ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क डीएल क्रॉस आर आर ऑल पैरेलल. ठीक है, all such contribution add up in magnitude, hence direction of B for a semicircular arc is given by the right hand rule and magnitude is half that of the loop. जो मैंने बोला, क्योंकि 2 pi r की जगह सिर्फ आप इंटीग्रेट करोगे तो pi r ही वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, जब dl हम लोग इंटीग्रेट किया था तो हम लोग ने 2 pi r डाला था, राइट. हम लोग ने यहाँ पर, अरे बोर्ड गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, 2 pi r डाला था जब हमने dl को इंटीग्रेट किया था, बट सेमी सर्कुलर के लिए सिर्फ pi r डालेंगे तो म्यू नॉट आई बाय 4r उसका आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगी एंड हेंस द मैग्नेटिक फील्ड विल बी दिस एंड सेम मैग्नीट्यूड ऑफ बी बट ऑपोजिट इन द डायरेक्शन. ठीक है, डायरेक्शन आप लोग का चेंज हो जाएगा. डीएल और आर इस डायरेक्शन में, तो उन दोनों का जब आप लोग क्रॉस लोगे तो ऑब्वियसली डीएल इस डायरेक्शन में जा रहा है, आई इस डायरेक्शन में है, डीएल आर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो बेटा आप लोग का ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी बस. ठीक है, हाँ, तो द बी इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द पेपर गोइंग इन. क्यों गोइंग इनसाइड, क्योंकि खुद सोचो करंट ऐसे जा रहा है तो कर्ल करोगे अपनी फिंगर्स को तो अंदर की तरफ, इस वाले में बाहर की तरफ, बस डायरेक्शन ही आप लोग का ऑपोजिट आएगा. जो मैंने बोला था कि डायरेक्शन में ही फर्क होगा, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं होगा. तो बस यही चीज़ था बेटा आंसर में. और जो नीचे वाला क्वेश्चन है वो तो मैं कुछ नहीं बता रहा उसके अंदर, क्योंकि तुम लोग वो खुद से ही ट्राई कर लेना. करंट आप लोग को दिया हुआ है, 100 टर्न दिए हुए. 100 टर्न का मतलब है आपको 100 बार मल्टीप्लाई कर दोगे. सिंपल सी बात है कि करंट 100 बार घूमेगा उसके अंदर, 100 से आप लोग को बस मल्टीप्लाई करने, सीधा सीधा वैल्यू ढूंढनी है. बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाय 2r से आई विल बी इज इक्वल टू 100 टाइम्स आई, क्योंकि 100 लूप से तो 100 बार करंट ऐसे ऐसे घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा. तो इसलिए आप लोग का टोटल करंट विल बी n टाइम्स आई, मतलब नंबर ऑफ लूप्स इनटू i टाइम्स हो जाता है. ये सेम चीज़ अगर याद हो तो आप लोग ने पढ़ी थी क्लास 10 के अंदर. सर्कुलर लूप में जब आप लोग ने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस आप लोग ने बनाए थे तो उस पर लिखा था लूप्स बढ़ाएंगे तो करंट बार बार घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड उतने टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगी. ये एक पैराग्राफ था, राइट साइड टॉप ऊपर लिखा हुआ था. ठीक है, तो ये चीज़ बस आप लोग को ध्यान में रखते. देखो जो चीज़ें लिखी हुई है बेटा वही चीज़ हम लोग आगे पढ़ रहे हैं. बस 100 से आप लोग का मल्टीप्लाई होगा और कोई चेंज नहीं है. म्यू नॉट आई बाय 2r ही आप लोग वैल्यू डालोगे, सब कुछ आप लोग को गिवन है क्वेश्चन के अंदर. सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देना. सो दिस इज इट. यहाँ रुकते हैं या यहाँ ख़त्म करते हुए देख लेता हूँ आगे क्या है एंड फिर आगे बढ़ेंगे. यार बस एक चीज़, बस फिर एंड ही कर रहे हैं. मैं एक चीज़ बस और दिखा देता हूँ और वो ये है कि अगर हम लोग बात करते हैं, मैं जब बायट सेविट्स लॉ वाला वो प्रूफ करवा रहा था ना तो उसके अंदर मैंने शायद थीटा मेंशन नहीं किया. यस, ठीक है, हाँ मैंने इधर थीटा मेंशन नहीं किया बेटा. तो इधर ना इसको मैं ऐसा करता हूँ, अपने वाइट बोर्ड पे खोल लेता हूँ. ठीक है, ये जो थीटा है ना बेटा ये मैं मेंशन कर देता हूँ. ये तुम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना. अरे यार बड़ा हो ना. ठीक है, ये जो तुम्हारा एंगल है ना, ये एंगल बेटा थीटा है. कौन सा थीटा? ये डीएल एलिमेंट जरूर है लेकिन डीएल का डायरेक्शन क्या है? डीएल का डायरेक्शन बेटा इस डायरेक्शन में. ठीक है, तो डीएल और आर के बीच का एंगल थीटा होता है. तो ये जो साइन थीटा हम लोग इधर मेंशन करते हैं ना, ये एंगल बिटवीन डीएल एंड आर वेक्टर है. ठीक है, एंड आर वेक्टर है एंगल. ये जो थीटा एंगल है ना वो डीएल और आर वेक्टर के बीच में होता है. बस ये तुम्हें ध्यान में रखना है. ठीक है, तो इसलिए जो वो वाला क्वेश्चन था ना ये वाला, तो इसमें डीएल वेक्टर अगर मैं ऐसे ले रहा हूँ और आर वेक्टर मेरा ऐसे है तो डीएल भी इस डायरेक्शन में आर भी इस डायरेक्शन में, तो डीएल क्रॉस आर 0 हो गया क्योंकि थीटा उनके बीच 0 आ रहा है. ठीक है, तो बस यहाँ पर ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर. जय श्री राम.